स्टुअर्ट लॉ, अगर आपने मेरी परसों वाली वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने कुछ दो पॉइंट्स मेंशन किए थे और मैंने आपसे कहा था कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और वहां पर आपको बताऊंगा कि क्यों कैन ने स्टुअर्ट लॉ को चूज करा और कैसे स्टुअर्ट लॉ जो है वो इस टाइम पर नेपाल की जो खामियां हैं उस पर काम करके नेपाल क्रिकेट टीम को और बेहतर बना सकते हैं। 10 पॉइंट, सिर्फ 10 पॉइंट आपके सामने रखूंगा एंड बिलीव मी, उन 10 में से 8 या 7 को सुनकर तो आपको ये लगेगा कि ये लाइन कही गई ही नेपाल क्रिकेट के लिए। हालांकि इसमें से कोई भी लाइन नेपाल क्रिकेट के लिए नहीं कही गई, बिकॉज ये सारी लाइंस जब वो कभी वेस्ट इंडीज को कोच कर रहे थे, कभी वो बांग्लादेश टीम के साथ थे, उस टाइम पर कही गई है। लेकिन सारे के सारे सिनेरियोज जो हैं वो ऑटोमेटिकली नेपाल क्रिकेट टीम पर फिट बैठते हैं। इनफैक्ट जो 6th पॉइंट है वो तो मानो नेपाल के लिए लिखा गया है एकदम। खैर, आपको बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से बताते हैं और आपको छोटी छोटी डिटेल्स एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि किस तरह से वो नेपाल पर अगर एग्जैक्टली सेम चीज इंप्लीमेंट की जाए तो ऑटोमेटिकली नेपाल जहां पर लैक कर रहा है ना वहां पर वो बेहतर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट जो है वो बांग्लादेश की बैटिंग परफॉर्मेंस के बारे में कहा था जब 2011 में बैटिंग टीम के साथ थे, और ये चीज आपने नेपाल क्रिकेट में कभी नहीं देखी होगी। उन्होंने कहा था कि एक टेस्ट मैच की बात है जब उन्होंने मेंशन किया कि इट इज प्रोबब्ली नॉट गोइंग द वे वी हैव प्लान्ड ड्यू टू अ मीडियोकर बैटिंग परफॉर्मेंस बाय आवर प्लेयर्स। अब आप खुद सोचो कि कब वो लास्ट टाइम था जब नेपाल के क्रिकेट कैप्टन या फिर कोच ने ये मेंशन किया कि भैया हमारी जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो बड़ी मीडियोकर थी। मतलब अपनी परफॉर्मेंस को कब क्रिटिसाइज किया? क्रिटिसाइज इसलिए क्योंकि जब तक आप अपनी खामियों को नहीं देखोगे उस पर काम कैसे करोगे? आपने कब किसी कोच को ये कहते हुए सुना कि हाँ यार हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी मीडियोकर थी, मिड लेवल की थी, तो जिस तरह से सामने वाला खेल रहा है उस तरह से नहीं थी। ये वैसा कोच है जो अपनी खराब परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करता है और खुले में जाकर बोलने, मतलब ये नहीं कि वी आर लर्निंग, हमने सीखा, हम आगे इस पर काम करेंगे। ठीक है, वो होता है, हर मैच में होता है, लेकिन यहां पर उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमारी जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी वो काफी मीडियोकर थी, इस वजह से जो हमने प्लान करा वो हम नहीं कर पाए, जो सामने वाली टीम थी वो पूरे कंट्रोल में थी और हमसे ज्यादा बेहतर थी। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, ये बिल्कुल नेपाल क्रिकेट की कंडीशन पर सूट करेगा। ठीक है, इन्होंने कहा था कि हमें किसी भी तरह, 2011 की ही बात है, इन्होंने कहा कि हमें किसी भी तरह से वी नीड टू फाइंड अ वे टू स्कोर रन्स, स्टे एट द विकेट टू स्कोर अगली 80 और 120 रन्स, नॉट प्रिटी 40 रन्स। अब देखो, ये अगली 80 120 और नॉट प्रिटी का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि लेट्स से मैं बैटिंग कर रहा हूं, ठीक है, और आप गेंदबाजी कर रहे हो, मुझे मेरा ये वाला जो पोर्शन है ऑफ 5th या 6th स्टंप वाला वो काफी वीक है, मैं वहां पर काफी बार आउट होता हूं, तो मैं क्या करने लगा, उन बॉल को लीव करने लगा कि भैया बॉल बाहर आएगी, उसको लीव करते हैं वरना एज लग जाएगा। तो अब आपने मेरे को 100 बॉल्स डाली जिसमें से 50 बॉल आपने ऑफ स्टंप पर डाली, 6 स्टंप पर या 7 स्टंप पर, और मैंने वो सारी लीव कर दी। तो क्या हुआ, मेरे लिए तो आसान हो गई ना बैटिंग, बिकॉज मुझे कुछ नहीं करना, मेरे रीजन में जो बॉल आएगी मैं उसको ड्राइव करूंगा या फ्लिक करूंगा या फिर अपना सिंगल डबल के लिए खेलूंगा, जो मेरे रिस्की जोन में उसको छोड़ दूंगा। तो ये हुआ प्रिटी 40। अब आपको उस जो आपकी मुश्किल गेंद है उस पर भी रन स्कोर करना पड़ेगा भाई, वरना क्या होगा भाई, आप कल वाले मैच में हमने देखा 40-45 बॉल खेलोगे उसमें 12-13 रन बना पाओगे, और ओडीआई में या टी20 में ये बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आप भाई वेस्ट नहीं कर, आप टेस्ट नहीं खेल रहे हो ना अभी, आप बॉल वेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको वो 40 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने 80 बॉल्स खेल लिए हैं तो वहां पर आप 20-30 रन बनाकर नहीं आ सकते हो, ये टीम को हैम्पर करता है। तो यही उन्होंने कहा कि हमें अगली 80-120 रन बनाने पड़ेंगे, मतलब जो हमारी कमियां हैं, जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं, उस पर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर रन बनेंगे, वरना तो आप खड़े रहोगे पिच पर, अगर आपने 80 बॉल खेल ली तो आपने वो आपकी जो वीक बॉल है उसको छोड़ते जाओगे और आप प्रीटी आराम से 40 रन बना लोगे ठक ठुक करके 100 बॉल्स में। वही जहां पर 100 बॉल्स में दूसरा प्लेयर जो होता वो शायद 80 बना लेता। और अगर लॉन्गर टर्म में समझोगे तो ये अक्सर टीम को ही नुकसान करता है, बिकॉज बंदे का तो एवरेज खराब नहीं होता ना, बंदे का क्या, बंदे का इकोनॉमी कह रहा हूं, बंदे का जो रन है, जो टोटल ऐड होता है, इवेंचुअली वो भी ठीक रहता है। तो भैया बंदे ने 4 मैच में या 5 मैच में 30-30 भी किए तो भी उसका एवरेज बुरा नहीं जाएगा, अगर उसने 40-40 भी किया मतलब उसके स्टार्ट ठीक रहते हैं। बट इवेंचुअली आपको बाबर आजम का एग्जांपल दूंगा, या फिर आपको मैं विराट कोहली को कभी कभी स्टार्ट पैटर कराती है, या फिर आप एग्जांपल ले लो रिजवान का, उनको काफी बार, टी20 की बात कर रहा हूँ, ओडीआई की नहीं, टी20 की बात कर रहा हूँ, इन खिलाड़ियों को काफी बार कहा जाता है कि ये जो है ये रुक करके नीचे वाले जो बैटर्स, और ये बड़े नाम लिए हैं मैंने खास करके, कि ये जो है वो नीचे वाले बैटर्स को काफी ज्यादा प्रेशर में ले आते हैं, बिकॉज ये काफी बार ज्यादा गेंद खेल लेते हैं टी20 के हिसाब से, कि भैया टी20 में आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 100 से ऊपर चाहिए,
लेकिन 100 से ऊपर भी नहीं, 120 से ऊपर चाहिए, लेकिन काफी बार ये खिलाड़ी 100 से 120 के बीच में रहते हैं और जो इनके बाद आते हैं वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। सो ये वही प्रिटी 40 और अगली 80 120 का एग्जांपल है, क्योंकि उससे टीम हैम्पर होती है। तीसरा नेक्स्ट जो है वो काफी क्रूशल है, क्योंकि ये बैटिंग और शॉट सिलेक्शन पर है और ये बिल्कुल पिछले वाले से कनेक्ट होता है। उन्होंने कहा था 2011 में ही कि शॉट सिलेक्शन जो है और पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं होता आप हर बॉल पर सिक्स मारो। T20 क्रिकेट याद करो कि भैया हम निकल निकल कर मार रहे हैं या फिर हम हर बॉल पर ट्राई कर रहे हैं। आप कुशल मल्ला को याद करो, हर बॉल पर मारने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद आप क्या होते हैं, एक आध गलत शॉट खेलते हो, आउट हो। उन्होंने कहा इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बॉल पर सिक्स मारो, इसका मतलब ये होता है पॉजिटिव होने का कि राइट डिलीवरी पर राइट शॉट मारो। कि भैया वो बॉल थी ही नहीं ड्राइव करने की, आप जबरदस्ती ड्राइव करने चले गए, उस पर आप सिंगल ले सकते थे। या वो बॉल थी ही नहीं फ्लिक मारने वाली, आप उसको जबरदस्ती फ्लिक मारने चले गए, अब वो बॉल थी ही नहीं निकल कर मारने वाली, वो बॉल ऐसी थी कि आप सिंगल दो, दूसरे बंदे को दो, वो ट्राई करे। सो राइट बॉल पर राइट डिलीवरी पर राइट शॉट मारना इज व्हाट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन शॉट सिलेक्शन। और इन चीजों पर अगर नेपाल क्रिकेट काम करती रही, आप सोचो जो 2-3 पॉइंट मैंने मेंशन किए, क्या ये खामियां नहीं है नेपाल क्रिकेट की? क्या ये खामियां नहीं है कि भैया आप प्रिटी 40 रन में रहते हो कि भैया हम इत्मीनान से 30-40 रन बना देंगे ओडीआईज में, खास करके T20 में हो तो आप कुछ प्लेयर को देखो शॉट सिलेक्शन में काफी इशू है। सो शॉट सिलेक्शन वाली चीज, और ये सारी बातें खुले में कही गई है, ये सारी बातें अपनी टीम को क्रिटिसाइज करते हुए कही गई है। और ऐसा नहीं है कि ये बस छुप कर कहीं पर बात हुई हो, ये अपनी ही टीम को, जिसको ये कोच कर रहे थे, उनके बारे में ये बातें। ठीक है, अब आओ अडेप्टेशन पर, आप किस तरह से अडेप्ट करते हो, ये भी 2011 की ही बात है। यहां पर कहा गया कि एक सरफेस के बारे में, जब ये चित्तौंग में खेल रहे थे, चिttगोंग में खेल रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ का सरफेस जो है वो काफी डिफरेंट और राइट कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलर्स, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ टीम। अब देखो ये बंदा खुद अपनी टीम सिलेक्शन पर सवाल उठा रहा है। मुझे एक बात बताओ, कब ऐसा हुआ था नेपाल क्रिकेट में कि कोच या फिर कैप्टन ने यह कहा था कि शायद हमने राइट सेट ऑफ प्लेयर्स नहीं खिलाए? कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट नेपाल छोड़ो, बड़ी बड़ी टीमों में कभी ऐसा नहीं होता कि कोच आगे आकर ये बोलता है कि शायद हमारे जो सेट ऑफ प्लेयर्स है ना वो सही नहीं। आप देखो इन्होंने लास्ट लाइन में क्या कहा है, मे बी वी नीड टू थिंक अ लिटिल बिट हार्डर अबाउट हु वी प्ले। कि भैया हम किसको प्लेइंग 11 में रख रहे हैं, इस बारे में शायद हमें ज्यादा सोचना पड़ेगा। मतलब जो लोग खेल रहे थे, जो 11 प्लेयर खेल रहे थे, उनको ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भैया आप राइट सेट ऑफ प्लेयर्स नहीं हो, हमें अगले मैच के लिए राइट सेट ऑफ प्लेयर्स ढूंढने पड़ेंगे। ये आपने कब सुना है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वो चीजें हैं जिस पर नेपाल क्रिकेट काफी स्ट्रगल कर रहा है, और जिस पर अगर स्टुअर्ट लॉ आते हैं और इसी तरह का काम करते हैं जैसा उन्होंने वेस्ट इंडीज में, जैसा उन्होंने बांग्लादेश में किया है, तो फिर उसके बाद यू विल सी गुड चेंजेस। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, तारीफ भी करते हैं। जब एशिया कप पर बांग्लादेश ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था, तो वहां पर उन्होंने कहा कि वी डिडंट लैक एनीथिंग, वी हैड पेनिट्रेशन विद बॉल, द बैटर्स आल्सो डिड वेल, वी कुड हैव, हाँ उन्होंने ये बोला कि हम थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट करते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन वी प्लेड बेस्ट गेम ऑफ क्रिकेट। हमने अपने हिसाब से जिस तरह की क्रिकेट खेली वो काफी बेहतरीन क्रिकेट थी और हमने ओवरऑल अच्छा किया। तो उन्होंने तारीफ भी की, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुराई बुराई की, तारीफ भी की उन्होंने, और जहां पर बुराई की जरूरत होती वो भी करते हैं। ये 6th पॉइंट जिसके बारे में मैं कह रहा था, ये कहा ही गया है, हालांकि कहा गया था 2017 में वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल नेपाल पर कॉपी पेस्ट होता है। उन्होंने कहा था कि यू कांट जस्ट कीप सेइंग दीज गाइज आर लर्निंग, these guys are still learning, you have got to learn but also have got to develop। अब आप सोचो, क्या ये सेंटेंस बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच हुआ हो और नेपाल ने आकर कुछ ऐसी बात कर दी हो और ऑपोजिशन के कोच ने नेपाल को क्रिटिसाइज किया हो? साफ साफ कहा है ना कि यू कांट जस्ट कीप सेइंग दीज गाइज आर स्टिल लर्निंग। हमेशा हमने यही सुना है कि स्टिल लर्निंग, वे लर्निंग, वे लर्निंग, आगे जाकर इंप्रूव करेंगे। ये चीज मैं कह रहा हूं कि ये जो बातें हैं ना, जो कही किसी और सिचुएशन में किसी और टीम के लिए गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल नेपाल क्रिकेट के लिए कही गई। उन्होंने लास्ट में कहा भी कि यू हैव गॉट टू लर्न, आपको सीखना तो ऑब्वियसली है, लेकिन आपको उसमें से डेवलप भी करना है। भाई आप सीख के आगे बढ़ गए, फिर वही गलती, फिर सीख के आगे बढ़ोगे, फिर वही गलती, नहीं, आपको डेवलप भी करना है। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज 2017 में जब उनकी काफी परफॉर्मेंस खराब हो रही थी, तो आकर के उन्होंने कहा कि टॉक इज चीप, वी नीड रिजल्ट्स नॉट जस्ट वर्ड्स। हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। बोलना बड़ा आसान होता है और बोलना बड़ा चीप होता है। जब आप परफॉर्म करते हो तो वो बेहतर होता है, बिकॉज वर्ड से मैचेस नहीं जीते जाते, आपको वहां पर रिजल्ट देना पड़ता है, तब जाकर कुछ होता है। सोचो, आप खुद बताओ, कोचेस कह रहा है यार ये बातें, मतलब कोच अपनी टीम को खराब परफॉर्म करने पर आकर के बाहर ओपन में ऐसी बातें कर रहा है। ये बंद कमरे में की हुई बातें नहीं है कि भैया बंद कमरे में बात हो रही है, खुले में क्रिटिसिज्म हो रहा है। आप सोचो, पिछली बार मॉन्टे डेसाई, इस बार स्टुअर्ट लॉ, कितना चेंज है स्टेटमेंट्स में।
मतलब ये ऐसे साइकोलॉजीज है जो दो अलग अलग कोचिंग को फॉलो करती है। बिल्कुल मोंटी देसाई वाली कोचिंग साइकोलॉजी नहीं है, ये बिल्कुल अलग कोचिंग साइकोलॉजी है। मुझे ये सब सुनकर एक बार को ये भी दिमाग में आया कि यार नेपाल के क्रिकेटर्स एडजस्ट कैसे करेंगे, बिकॉज अभी तक वो काफी स्पून फीडिंग और बहुत सारी बहुत हेल्प और बहुत पॉजिटिविटी और बहुत सारे हैप्पी हैप्पी चीजों में रहे हैं, और जो खामियां रही हैं, जो क्रिटिसिज्म रहा है, वो ज्यादा मिला नहीं है उनको कोचेस की तरफ से। फैंस की तरफ से तो ठीक है, लेकिन कोचेस की तरफ से वो उतना उस हिसाब से मिला नहीं है। और जब स्टुअर्ट लॉ आएंगे और इस तरह की बातें कहेंगे कि भैया रहने दो, टॉक इज चीप, ठीक है, रिजल्ट चाहिए मुझे, या ये कहेंगे कि भैया राइट सेट ऑफ प्लेयर्स नहीं थे, ये जो आपने प्लेइंग 11 खिलाया ये तो मेरे हिसाब से सही था ही नहीं, हमें ध्यान देना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, इनको बाहर करो। अब आप सोचो, कोच आकर के अगर खुले में ये बात कह दे तो फिर नेपाल क्रिकेट पर कितना प्रेशर आ जाएगा। अब वो प्रेशर इनको निखारेगा या क्या, ये तो खैर वक्त ही बताया। खैर, उसके बाद फिटनेस से बात करते हुए इन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए कहा कि द फर्स्ट थिंग आई नोटिस दैट वी नीड टू बी फिटर एंड स्ट्रॉन्गर, इट वाजंट रियली अ काइंड ऑफ क्रिकेट, इट वाजंट रियली क्रिकेट स्किल इशू। उन्होंने कहा कि मैच हारने के बाद कि भैया ये क्रिकेट स्किल इशू नहीं था, हम फिट नहीं थे। फिटनेस बहुत बड़ा इशू है, और आपने देखा होगा काफी बार, आप शिमरन हेटमायर और बहुत सारे प्लेयर्स को याद करो वेस्ट इंडीज के, भाई साहब मस्त वो बियर वियर पी पी के वो सब बढ़िया रहते हैं, और फिटनेस उनका काफी इशू रहता है। बीच में कुछ कोचेस आए जिन्होंने काफी काम किया है और वो काफी बेहतर भी हुए थे, लेकिन ये ऐसे ऑन ऑफ चलता रहता है, कभी बहुत अच्छे कभी बहुत बुरे। और वेस्ट इंडीज का ये इशू रहा है कि कुछ प्लेयर आपको बहुत फिट दिखेंगे, कुछ प्लेयर आपको दिखेंगे भैया मस्त तगड़े तगड़े, और उतनी फिटनेस उनके अंदर नहीं रहेगी। जान बहुत रहती है बट उतनी फिटनेस, उतना स्टैमिना नहीं होता, बिकॉज उस पर ज्यादा काम नहीं किया था। सोचो, ओपन में आकर के फिटनेस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ओपन में आकर के बैटिंग स्टाइल पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ओपन में आकर के कल्चर पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि भैया ये सही नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि हमने इस पर काम किया था और पहले से ज्यादा बेहतर हो गए हम, स्लोली बट श्योरली ओवर टाइम हमने इसको चेंज किया है, और इसमें हम इसको हम डेवलप जरूर करेंगे। तो ठीक है, वो ऐसा नहीं तारीफ नहीं करते, वो ऐसा नहीं आपकी बड़ाई नहीं करते, वो ऐसा नहीं है कि आपकी अच्छी चीजों को मेंशन नहीं करेंगे, बट अगर आप गलत करोगे और खामियां होगे तो उनके सामने जैसा अभी तक रहा है, आप गलतियां करके निकलते नहीं रहोगे, आपको हर बार टोक दिया जाएगा। जैसे, और एक और बड़ी अच्छी चीज मुझे ये वाली जो लास्ट वाली है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा जो उन्होंने मेंशन किया। उन्होंने 2017 में वेस्ट इंडीज में जब बात हो रही थी कोचिंग साइकोलॉजीज पर, तो फिलॉसफी साइकोलॉजी आप जो भी कहो, तो वहां पर जाकर के, बिकॉज मैं साइकोलॉजी या फिलॉसफी का स्टूडेंट नहीं हूं, बट हाँ ये लाइन बड़ी अच्छी थी। तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे किसी भी बैट्समैन की टेक्निक बदलनी होती है, ठीक है, लेट्स से मुझे कुशल पटेल की टेक्निक बदलनी है, उन्होंने कहा कि अगर मुझे किसी की टेक्निक बदलनी होगी तो मैं अंडर 12 को जाकर के ट्रेन करूंगा, ना कि अंडर 19 या फिर उससे ऊपर वाले बैचेस को। और वो इसलिए क्योंकि आप टेक्निक छोटे से में बदलते हो, आप बड़े बैट्समैन की टेक्निक नहीं बदलते हो, जो उनकी टेक्निक होती है उसी को इंप्रूव करते हो। और ये लाइन मैंने काफी बार बहुत सारे कोचेस से सुनी है कि भैया अगर टेक्निक इंप्रूव करनी है तो जाकर के बचपन वाले पक्को पकड़ो, बिकॉज बड़ों का आप टेक्निक अगर चेंज करोगे ना तो ना आपकी सीख पाएंगे, और जो अपनी सालों से करते आ रहे हैं उसको भी वो भूल जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाय द टाइम यू आर 15 और 16 बहुत मुश्किल होता है टेक्निक को चेंज करना, इसीलिए यू हैव गॉट टू गिव स्निपेट्स, आपको छोटे छोटे चीजों पर काम करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू मेक श्योर कि कैसे टेक्निक से रन्स बनाए, उसी टेक्निक को यूज करके कैसे रन्स बनाया जाए, उनकी टेक्निक को समझा जाए और फिर उनके ऊपर काम किया जाए। अब आप सोचो कि ये जो मैंने 10 पॉइंट मेंशन किए, क्या आपको इन 10 पॉइंट में से 6-7 पॉइंट को सुनकर ऐसा नहीं लगा कि यार ये तो बिल्कुल नेपाल क्रिकेट की कंडीशन है? अब आप समझो कि क्यों कैन ने या फिर क्यों पारसदाई ने इनको स्टडी किया होगा, इनकी कोचिंग स्टाइल को देखा होगा, और फिर फाइनली ये सोचा होगा कि नहीं यार, इस टाइम पर नेपाल क्रिकेट को वाकई एक ऐसे कोच की जरूरत है जिसकी साइकोलॉजी थोड़ी अलग हो, जिसकी साइकोलॉजी लर्निंग वाली ना हो बल्कि डेवलपिंग वाली हो, और शायद इसी वजह से इनको फाइनलाइज भी किया गया। खैर, अभी थोड़ा टाइम जरूर लगेगा जब तक ये नेपाल टीम के साथ आएंगे, जब तक उनके साथ मिलकर काम करेंगे, बट मेरे हिसाब से ये 10 पॉइंट, ये 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस के सेंटेंसेस काफी थे इस बात को समझने के लिए कि कैसे ये वाली आइडियोलॉजी अगर नेपाल क्रिकेट पर 100% काम करती है तो आने वाले 2 साल में हम इस पर्टिकुलर टीम में काफी सारे चेंजेस देख सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या ये, अच्छा, इन 10 में से कौन से पॉइंट थे जो आपको लगा कि यार ये वाला तो बड़ा ही जबरदस्त था, और इसको सुनने के बाद तो मैं चाहूंगा कि ये वाला इंप्लीमेंटेशन नेपाल क्रिकेट पर बिल्कुल हो, वो मुझे कमेंट्स में बताएं। एंड व्हाट डू यू थिंक, और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है स्टुअर्ट लॉ को लेकर के, वो मुझे कमेंट्स में बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।